नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है DPSP। DPSP, डी से डायरेक्टिव, पी से प्रिंसिपल, एस से स्टेट्स और पी से पॉलिसी। DPSP देखिए, इसके नाम से पता चला नीति निर्देशक, निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश दिया जा रहा है किस चीज़ में? नीति में, नीति बनाने में। नीति बनाने मतलब योजना बनाने में। किसको? राज्य को यानी सरकार को। सरकार को ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप जब अपनी नीति बनाएं तो उन नीति में इन निर्देशों का पालन करें, इन बातों का पालन करें। किन बातों का? जिन बातों का वर्णन नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, DPSP में किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो इसमें ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में वर्णन किया गया है। तो भाग 4 में कैसे याद रखेंगे? देखिए, DPSP तो इसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 लेटर हैं। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि संविधान के भाग 4 में DPSP का वर्णन किया गया। अब DPSP का वर्णन भाग 4 में किया गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP का वर्णन किया गया। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका ये है। देखिए, 36 36 36 36 36 36 36 36 छत 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 36, ठीक है। 36 से क्या आ रहा है? छत। 36 से छत आ रहा है। तो इस छत को पकड़िए, छत, और ये छत कहाँ तक चला जाएगा? वन तक। ये जो छत है ये कहाँ तक चला जाएगा? वन तक। कहाँ तक? वन। 51 51 51, ये जो छत है ये छत कहाँ तक चला जाएगा? वन तक। 36। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो DPSP है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। ये छत कहाँ तक चला गया? वन तक। ये छत कहाँ तक चला गया? वन तक। 51 36 51। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक DPSP का चर्चा है। और DPSP संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है, रखा गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जो DPSP है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकता, मतलब इसको कानूनी शक्ति नहीं है। कानूनी शक्ति नहीं है कहने का मतलब कि न्यायालय में अगर आप DPSP के लिए जाइएगा कि DPSP में ये बातें लिखी हैं, इनको लागू कर दीजिए, तो न्यायालय नहीं कर सकता। वहीं मौलिक अधिकार के लिए आप जाइएगा तो जो न्यायालय है वो मौलिक अधिकार को लागू करवा सकती है। तो समझ में आ गया होगा कि DPSP को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए जो न्यायालय है वो DPSP को लागू नहीं करवा सकती। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। फिर भी इनमें जो बातें लिखी गई है वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राज्य जो शासन करती है उस शासन में इन बातों को अपनाना बहुत ही जरूरी है और ये उम्मीद किया जाता है कि राज्य जो है इन बातों को अपनाएगा। ठीक है, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि DPSP में लिखी हुई बातों को अपनाने की कोशिश करेगा और अपनाएगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है और ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था। आगे देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संविधान के किस भाग में भारत के कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है? तो आप बोलेंगे भाग 4 में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को दर्शाता है? तो उसमें आपको क्या टिक मारना है? नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP जो है वो कल्याणकारी राज्य की सोच को बताता है। कल्याणकारी राज्य की सोच को बताता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि कल्याणकारी राज्य की बात जो है वो संविधान के भाग 4 में की गई है और कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन बताता है? DPSP बताता है, नीति निर्देशक सिद्धांत बताता है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, मतलब समाज में भी प्रजातंत्र हो, समाज में भी लोग बराबरी पे हों और अर्थ के मामले में भी बराबरी पे हो, मतलब धन संपत्ति के मामले में भी लगभग सब बराबर हो।
यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अनुदेश प्रपत्र दिया गया था और इसी अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में डीपीएसपी के रूप में अपना लिया गया। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांत के गवर्नरों को जारी किया गया था। ये जो अनुदेश पत्र है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल के लिए और प्रांत के गवर्नरों के लिए जारी किया गया था। उसी को हमारे संविधान में डीपीएसपी के रूप में अपनाया गया। तो आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो दिए हुए हैं। तो देखते हैं, पहला है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 यह कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। एक बार फिर से देखिए, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये प्रस्तावना में भी इसकी बात कही गई है। राज्य एक ऐसा व्यवस्था बनाएगा जिससे कि लोक कल्याण, क्या हो, लोक कल्याण। तो राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, लोक कल्याण मतलब समझ रहे हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए ऐसा व्यवस्था बनाएगा जिससे कि सभी लोगों का कल्याण हो। ठीक है, राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। तो देखिए, इसको कैसे याद रखना है कि आर्टिकल 38 के तहत लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। सरकार जो है वो लोक कल्याण को बढ़ावा देगा, राज्य जो है लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। तो याद रखेंगे कि आर्टिकल 38, यदि सरकार अड़ जाए कल्याण करने पे, तो वो तो इतना कल्याण कर देगी, इतना कल्याण कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके सोच से बड़े सरकार की पावर है कि वो कल्याण कर सकती है। तो यदि सरकार जो है वो लोक कल्याण पे अड़ जाए 38, तो वो लोक कल्याण को बहुत बढ़ावा दे देगी, बहुत लोक कल्याण कर सकती है। ठीक है, लेकिन सरकार कभी भी अड़ती नहीं है। ठीक है, यदि सरकार अड़ जाए तो लोक कल्याण को बहुत बढ़ा सकती है। आगे देखिए, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। आर्टिकल 39 क में समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 39 क, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 39 क को जोड़ा गया। तो देखिए, इस आर्टिकल 39 क में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब समान कार्य करेंगे तो समान वेतन मिलेगा। होता ये था कि जो महिलाएं मान लीजिए उसी काम को कर रही है तो उनको कम तनख्वाह, और यदि उसी काम को कोई पुरुष कर रहा है तो उनको अधिक तनख्वाह मिलता था। तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, समान न्याय हो जाएगा, और लोगों को निःशुल्क विधि सहायता भी दिया जाएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता। कोई केस हो, उसको छो मुकदमा हुआ तो उसमें फ्री में उनकी वकालत की जाएगी। ये सब किस चीज़ में कहा गया, 39 क में। तो देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, 39 क से क्या होता है, काम, क से काम। तो समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, इस तरीके से याद रखेंगे कि 39 क में क्या कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, मतलब समान न्याय मिल गया हमको, निःशुल्क विधि सहायता हो गई। आगे देखिए, आर्टिकल 39 ख कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। 39 का कहता है, आर्टिकल 39 का ख कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व इस तरीके से किया जाए, सार्वजनिक धन को इस तरीके से खर्च किया जाए कि सर्वोत्तम सार्वजनिक हित हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक हित हो जाए। धन को इस तरीके से खर्च करो, सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि आप धन को इस तरीके से खर्च कीजिए कि सर्वोत्तम सार्वजनिक हित हो, सबसे ज़्यादा सार्वजनिक हित हो, इस तरीके से धन को खर्च करना है आर्टिकल 39 ख के तहत। तो देखिए, ख से खर्च, तो इससे हमको याद आ जाएगा कि सरकार को ये निर्देश दिया गया है
कि इस तरीके से खर्च कीजिए जिससे कि सार्वजनिक हित हो, लोगों को सर्वोत्तम हित हो, सबसे ज़्यादा हित हो। अब देखिए आर्टिकल 39 ग में कहा गया है कि धन का समान वितरण, धन का समान वितरण। तो ग से गमन, ग से गमन, गमन गमन मतलब जानते हैं जाना, गमन माने जाना, तो ग से गमन। तो आर्टिकल 39 ग कहता है कि धन का समान गमन हो, मतलब सबके घर में गमन हो, सबके घर में थोड़ा थोड़ा जाए, सबको बराबर मिल जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 39 ग कहता है कि धन का समान गमन हो। ठीक है, समान वितरण हो मतलब समान गमन हो। तो इस तरीके से आर्टिकल 39 क ख और ग याद हो गया होगा। क में क्या था कि समान काम के लिए समान वेतन, ख में क्या था कि इस तरीके से खर्च करो कि सर्वोत्तम हित हो जाए, ग में क्या था कि धन का समान गमन हो, सबके घर में बराबर बराबर चले जाए। अब देखिए आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आर्टिकल 40 इसको कैसे याद रखिएगा, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, अली बाबा और 40 चोर, अली बाबा और 40 चोर को ग्राम पंचायत के सामने बैठाया गया, अली बाबा और 40 चोर को ग्राम पंचायत के सामने बैठाया गया और इंसाफ किया गया और फैसला सुनाया गया। अली बाबा और 40 चोर को ग्राम पंचायत के सामने बैठा करके फैसला सुनाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको याद हो जाएगा कि आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन की बात करती है। आर्टिकल 41 कहती है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशंस में लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो देखिए ये जो है ये काम बहुत अच्छा काम है, इसलिए एक ताली तो बनता ही है, ताली तो बनता है, ताली तो बनता है, 41 क्या बनता है, ताली बनता है, ताली बनता है, 41 मतलब ताली बनता है। कि सरकार जो है ये सोचती है कि कुछ दशाओं में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता दिया जाए। ठीक है, तो एक ताली बनता है। तो ये दशा कैसी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ठीक है, विकलांग पेंशन। तो ये क्या है, ये एक लोक सहायता है, मतलब ये कंडीशन है, इस कंडीशन में लोगों को सहायता दी जाती है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 41 जो है ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। नोट 15 अगस्त 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। अब आ जाइए आर्टिकल 42 में, ये जो ऊपर अभी नोट में याद करवाएंगे इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए। आगे देखिए आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता का उपवन। तो आर्टिकल 42 में आपको याद रखना कि काम का न्याय संगत कहने का मतलब कि बढ़िया हो, काम करने की जो जगह है वो बढ़िया होनी चाहिए, मानवोचित दशा होनी चाहिए, मानव के लिए जो उचित है उस तरीके का दशा होना चाहिए। ये नहीं कि भेड़ बकरी की तरह कहीं पे भी काम करने के लिए रख दिया कि गंदगी में काम कर रहे हैं, कीचड़ में काम कर रहे हैं, न वेंटिलेशन की जगह है, ना हवा जा रही है, ना पानी आ रहा है, मतलब उसी में घुट घुट करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसूति सहायता का उपबंध होना चाहिए, प्रसूति के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए आर्टिकल 42 को ऐसे याद रखेंगे कि एक लड़की है, ये मान लीजिए ये लड़की है, आर्टिकल 42, इस लड़की का क्या हुआ, ब्याह हुआ, तो ब्याह होकर के जहाँ गई तो वहाँ पे काम करने का न्याय संगत जगह होना चाहिए। न्याय संगत मतलब कि जिस किचन में वो खाना बना रही है वो किचन बढ़िया होना चाहिए, जहाँ पे वो अच्छे से खाना बना सके, सब चीज़ अच्छे से रखा हुआ होना चाहिए, मानवोचित दशा होना चाहिए, मतलब मानव के लिए जो उचित है, जिस तरीके से मानव अच्छे जगह पे साफ सफाई वाले जगह पे रह करके काम करे वैसी जगह होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये फैक्ट्री के लिए कहा गया। साथ ही प्रसूति सहायता का भी उपबंध हो। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि एक लड़की जो है वो ब्याह के गई तो उसको काम करने के लिए सही जगह होना चाहिए, मानव जिस दशा में काम करता है वैसा होना चाहिए, और प्रसूति सहायता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 42। आगे देखिए आर्टिकल 43 जो होता है वो कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। ये आर्टिकल 43 जो है ये भी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन में।
तो देखिए आर्टिकल 43 कहता है कि मजदूरों के लिए एक उचित मजदूरी मिलनी चाहिए और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुटीर उद्योग जो होता है वो गाँव में ज़्यादा फलता फूलता है, तो कहा जा रहा है कि जो मजदूर वर्ग हैं उनको कुटीर कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित कीजिए और उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 43, तो ये याद कैसे रखेगा आर्टिकल 43 में, ठीक है, 43 में याद रखेगा 43, ठीक है। मजदूर लोग के कपड़े कैसे होते हैं, फटे हुए होते हैं। 43, ठीक है। तो किसी भी तरीके से याद रखिए कि आर्टिकल 43 जो है वो मजदूरों के लिए क्या है, मजदूरों के लिए एक उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात करता है। आर्टिकल 43, ठीक है, 43। अब आगे देखिए आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि चारों तरफ एक जैसा सिविल संहिता हो, एक जैसा कानून हो। समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि समान कानून, सभी के लिए एक जैसा कानून हो, ठीक है। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है कि चारों तरफ समान कानून हो। एक तो वैसे याद रख सकते हैं, दूसरा ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखिए ये दोनों समान है, मतलब कि समान कानून होना चाहिए सबके लिए। कैसा होना चाहिए, समान सिविल संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। एक बार फिर से देखिए आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुसूचित जाति का मतलब होता है SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST, ठीक है। तो देखिए 46, ठीक है, छी। तो इस तरीके से जो है SC ST को जो उच्च वर्ग वाले हैं वो क्या कहते हैं कि छी, इनको छी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, शिक्षा की कमी है, शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, तो इसकी वजह से इनको जो है वो क्या कहते हैं, छी। तो इस तरीके से याद रखेगा कि आर्टिकल 46 जो है वो क्या बताता है, SC ST के लिए बताता है और अन्य दुर्बल वर्ग के लिए कि इनको शिक्षा दीजिए और इनको पैसे से मजबूत कीजिए, इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग कीजिए। कौन कहता है, आर्टिकल 46, ठीक है। तो आर्टिकल 46 कहता है कि SC ST और जो और कमजोर वर्ग हैं उनको शिक्षित कीजिए और धन दौलत से उनको अमीर बनाइए, ठीक है। तो जैसे ही ये शिक्षित हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, इनको लोग छी कहना बंद कर देंगे। आर्टिकल 46। आगे देखिए आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। राज्य का ये कर्तव्य है कि पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाए, मतलब सबके लिए अच्छा खाना हो, ठीक है। नून रोटी और नमक भात सिर्फ न मिले, पोषाहार को अच्छा कीजिए। किसी कर्तव्य है, राज्य की, सरकार की। जीवन स्तर ऊंचा उठवाइए, जीवन स्तर को और अच्छा कीजिए और स्वास्थ्य का सुधार कीजिए, जो हेल्थ सिस्टम है उसको सुधारिए। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत, आर्टिकल 47। अब देखिए आर्टिकल 47 याद कैसे रखिएगा कि पोषाहार स्तर ऊंचा हो। तो देखिए 47, पेट में एकदम सेंत लिया खाना, ठीक है, एकदम भर के गए भोज में और खूब सेंत के आ गए, ठीक है। क्या सेंत के आ गए, भोजन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल 47 जो है वो पोषाहार स्तर की बात करता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात करता है। अब खूब सेंत के आ गए तो कैसा होना चाहिए, अगर एसिडिटी हो जाए तो अच्छा हॉस्पिटल भी तो होना चाहिए इस एसिडिटी को खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य का सुधार के लिए। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल 47 जो है पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 48 देखिए, आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। तो कृषि खेती और पशुपालन, तो जब यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आपको एकदम अरना पड़ेगा। जब आप अड़िएगा तभी आप खेती कर सकते हैं, जब आप अड़िएगा तभी खेत में, जब अड़िएगा तभी खेती होगा, नहीं तो खेती नहीं होने वाला है। खेती करते करते क्या होता है कि बैल से जब जुताई होती है तो कभी कभी बैल भी अड़ जाता है। तो इस तरीके से पशुपालन भी याद रखें कि आर्टिकल 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन करता है, ठीक है। कृषि जो है कृषि और पशुपालन का संगठन करता है। तो आर्टिकल 38 और 48 में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आर्टिकल 38 जो है वो लोक कल्याण को बढ़ाने की बात करता है कि सरकार यदि अड़ गई
तो क्या होगा, लोक कल्याण होगा। और आर्टिकल 48 जो है ये कहता है कि कृषि में आ गए तो आप खेती कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 48 क्या है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का है, आर्टिकल 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। तो देखिए ये जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में भी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तक दिया हुआ है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तक दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो डीपीएसपी है इसमें एक्स्ट्रा बस दिया है कि वन, जंगल और जंगल के जीवों की रक्षा करना है, जंगल और जंगल के जीवों की रक्षा करना है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। तो कभी कभी यदि क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किस में है, तो उसमें आपको किसको मारना होगा, मूल कर्तव्य को मारना होगा, ठीक है। उसमें डीपीएसपी नहीं होगा, जब ये वन और वन्य जीव की रक्षा की बात कहेगा तभी डीपीएसपी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 48 का में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और अन्य और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो इसको कैसे याद रखिएगा, 48 का 48 का 48 का। अब देखिए कृषि है, खेती वेती है, तो खेते पे न वन होगा और वन्य जीव होगा। तो इसी तरीके से याद रखिए, जैसे आपको याद होता है ट्रिक बना के बनाइए, सब ट्रिक बना सकते हैं तो बनाइए। और याद रखिए कि 48 का जो है वो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। आगे देखिए आर्टिकल 39 का कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तु हैं उनका संरक्षण कीजिए। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्मारक समझते हैं जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये स्मारक हो गया। जो स्थान है, ठीक है, जैसे लाल किला जो स्थान है, ये सब कुछ जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है उनको बचाइए, वस्तुओं को संरक्षित कीजिए। तो देखिए इसको याद रखने का तरीका ये है कि आर्टिकल 49, ठीक है। तो 49 से क्या साउंड आ रहा है, 49, चांस, चांस का साउंड आ रहा है, चांस, चांस पे डांस कर ले। तो देखिए आज तक क्या है, आज तक मेरे को चांस नहीं मिला कि मैं राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं उनको जाकर के देख सकूं। देश भर में जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनको देखने का चांस अभी तक मुझे नहीं मिला है, उन चांस अभी तक नहीं मिला है। कुछ को देखा हूँ, बाकी देखना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वैसा चांस अभी तक नहीं मिला है। इस तरीके से याद रखिएगा कि आर्टिकल 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 पाइए, आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और एवं न्यायपालिका का पृथककरण, पृथककरण मतलब अलग करना। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका मतलब सरकार और न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, इन दोनों को अलग कीजिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, आर्टिकल 50 कहता है, आर्टिकल 50 कहता है। तो इसको याद रखना बहुत ईजी है, इसको ऐसे याद रखेंगे, पच 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 पच। पच पच का मतलब पता है, पच पच का मतलब होता है कि एक ही जगह कई सारा चीज़ आता है तो पच पच जैसा हो जाता है, उन सबको अलग कर दीजिए तो पचपचाहट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से आर्टिकल 50 जो है ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो। 51 तो इससे क्या आ रहा है, वन। 51 से कैसा साउंड आ रहा है, वन, वन, ठीक है। और वन में क्या होती है, शांति होती है। और ये वन कहाँ है, इंटरनेशनल है। अमेजन का जंगल इंटरनेशनल वन है। अमेजन जैसा कोई जंगल है धरती पे, नहीं है ना। तो वो जो जंगल है वो कैसा है, इंटरनेशनल जंगल है, उस जंगल की बात कर रहे हैं। एक जो वन है, हम किस वन की बात कर रहे हैं, अमेजन जंगल की बात कर रहे हैं, अमेजन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा फॉरेस्ट है, इंटरनेशनल। तो इमेजिन कीजिए कि आप अमेजन के जंगल में गए हैं, वहाँ आपको शांति ही शांति मिल रही है, शांति ही शांति मिल रही है। और सुरक्षा भी मिल रहा है। किस चीज़ से सुरक्षा मिल रहा है, हेल्थ से, बीमारी से, ठीक है। वहाँ कोई बीमारी नहीं, इतनी एकदम शुद्ध हवा, तो सुरक्षा मिल रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 51 जो है वो क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। तो इतने नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि नीति निर्देशक जैसे ही काम करते हैं, सरकार को कुछ निर्देश देने का काम करती है। जैसे आर्टिकल 350 का, आर्टिकल 350 का जो है ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा में शिक्षा देना प्राथमिक स्तर पर, मतलब कि जो प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनको किस भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। मातृभाषा, मातृभाषा जानते हैं? मातृभाषा का मतलब होता है कि सबसे पहली जो भाषा आप सीखते हैं वही आपकी मातृभाषा होती है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 350 का के तहत। आर्टिकल 350 क आर्टिकल 350 क के तहत, आर्टिकल 350 क के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने को कहा गया है। आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना। 351 कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए, हिंदी को बढ़ावा दीजिए, हिंदी को बढ़ावा दीजिए। आर्टिकल में ही कहा गया, संविधान में ही कहा गया, फिर भी हिंदी का बढ़ावा आज तक नहीं हुआ। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम IAS बनते हैं। तो देखिए आर्टिकल 351 का है कि हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए। तो हिंदी, देखिए हिंदी, हिंदी लिखते हैं, हिंदी कैसे लिखाएगा? हिंदी, हिंदी माथे की बिंदी। अब ये देखिए, ये जो हिंदी है, यदि मान लीजिए ये पलट गया तो ये 3 बन गया, ये द इधर पलटा तो ये 5 हो गया, और ये इधर चल गया 51। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा कि 351, 351, 351 आर्टिकल जो है वो हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात करता है। और आर्टिकल 350 का जो है वो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है। ये खुद याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल 350 को कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा दो। ठीक है, बोलो बेटा क क्या हो गया? आपके मातृभाषा में हो गया, लेकिन सब क्या बोलते हैं कि बोलो बेटा ए, अंग्रेजी से ही शुरुआत करते हैं। आगे देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी तथा यह कथन केटी शाह का था। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह का है। तो केटी शाह जो है, केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। मतलब बैंक को जब मन करेगा तब वो डीपीएसपी देगी, नहीं मन करेगा तब तक नहीं देगी। मतलब डीपीएसपी कहने का मतलब यह है कि डीपीएसपी तभी दी जाती है जब सरकार सक्षम होती है। जब सरकार सक्षम हो जाती है तभी डीपीएसपी की बात की जाती है। डीपीएसपी को अब कानून के जरिए उतारा जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े भलाई के काम किए जा सके, सभी के लिए काम किए जा सके। जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, ये सब देना उस समय पॉसिबल नहीं था। इसकी वजह से उस समय नहीं दिया जा सकता था। लेकिन संविधान सभा के मन में था कि ये जब फ्यूचर में सरकार सक्षम हो जाएगी, जब देश और उस सिचुएशन में पहुंच जाएगा तो ये सब काम करे। इसीलिए केटी शाह ने कहा था कि जो डीपीएसपी है एक ऐसा चेक है जो कि बैंक जब सक्षम हो जाएगी तो अपने अनुसार उसकी अदायगी करेगी, वो पैसे अपने अनुसार देगी। आगे देखिए, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसको एकदम याद रखिएगा, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि आइडिया ऑफ डीपीएसपी कहाँ से आया? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार यूएसए से, अमेरिका से, एकदम याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से आया है। जो डीपीएसपी है वो संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है। वही मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में। डीपीएसपी की चर्चा संविधान के भाग 4 में। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। डीपीएसपी को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, न्यायालय में नहीं जा सकते। जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। डीपीएसपी समाज की भलाई के लिए है। डीपीएसपी जो है वो समाज की भलाई के लिए है। वहीं जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्ति के अधिकार के लिए है। वहीं मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तियों के अधिकार की बात करता है और डीपीएसपी समाज की भलाई की बात करता है। डीपीएसपी के पीछे राजनीतिक मान्यता है। डीपीएसपी को लागू तभी होगा जब राजनीतिक मान्यता होगी, जब राजनीतिक पार्टियां चाहेगी। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है कि कानून जब तक है तब तक मौलिक अधिकार बना रहेगा, इसे कानून से हटाया नहीं जा सकता। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। जो डीपीएसपी है वो सरकार के अधिकार को बढ़ाता है, वो पावर को बढ़ाता है।
जबकि जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के महत्व को घटाता है, सरकार के शक्तियों को घटाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सरकार के अधिकार को, सरकार की शक्ति को कौन बढ़ाता है? तो आपको टिक मारना है DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो सरकार के ताकत को बढ़ाता है और जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के ताकत को घटाता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार के ताकत को बढ़ाता है और घटाता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि यह राज्य सरकार के द्वारा लागू कराने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। DPSP जो है वो सरकार के द्वारा लागू कराने के बाद ही नागरिकों को मिलता है, जबकि जो मौलिक अधिकार है ये नागरिकों को स्वतः ही मिल जाता है, ये संविधान से खुद ब खुद मिल गया है, जबकि DPSP जब लागू कराया जाएगा तब मिलेगा। अब देखिए इस सरकार के ताकत को DPSP कैसे बढ़ाता है। सरकार के ताकत को, चलिए इसको रहने दीजिए, बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।